हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो बूस्टर। आज का टॉपिक है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये दूसरा चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कल जो हमने बात की थी लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। लिविंग वर्ल्ड है क्या, लिविंग वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमिकल टूल्स क्या हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनकी नेमिंग के लिए। लेकिन ये सब तो पढ़ लिया, बायोलॉजिकल टूल्स भी पढ़ लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जितने सारे आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसको एक साथ कल्मिनेट करके उसकी नेमिंग कैसे करनी है। उस नेमिंग के लिए ही ये सिस्टम बनाया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें भी अलग अलग तरह से वेरियस टाइम पीरियड में वेरियस साइंटिस्ट ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिए हैं। तो हम यहाँ पे आपका एक एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ओके, नंबर 1, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले स्टार्ट किया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल का जो सिस्टम था दैट वाज वेरी इजी, वेरी सिंपल। उस वाले सिस्टम के अंदर पे क्या था, उस वाले सिस्टम के अंदर आपका दो चीज़ों में उन्होंने पूरे के पूरे किंगडम्स को डिवाइड कर दिया था, पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को। कौन कौन से थे वो दो सिस्टम, वो दो चीज़ें थी आपकी प्लांटी एंड एनिमिलिया। इट वॉज वेरी सिंपल, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को दो चीज़ में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कोई मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई फाइलोजेनी नहीं, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं कि प्रोकैरियोट हैं कि यूकैरियोट हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन है कि नहीं है। एज सिंपल एज द सिस्टम वॉज डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स। ओके, तो वो आ गया प्लांट और एनिमिलिया में, ठीक है। तो उसका जो प्लांट और एनिमिलिया था उसमें प्लांट में भी उसने कैटेगराइज किया था। तो उसने प्लांट में एरिस्टोटल ने किस किस को लिया था, ऑल द प्लांट्स वर क्लासिफाइड इनटू द हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज आएंगी प्लांट में, ठीक है। देन नेक्स्ट एनिमिलिया। एनिमिलिया में उसने क्या किया, एनिमिलिया में उसने ऐसा किया कि दो में डिवाइड करा। कौन कौन से थे वो, 1 जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थे और 2 जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थे। तो एरिस्टोटल का सिस्टम वेरी सिंपल। नंबर 1 प्लांटी, प्लांटी में क्या लिया था उसने, हर्ब्स को लिया था, शर्ब्स को लिया था, ट्रीज को लिया था, एक साइड कर दिया, ठीक है। दूसरा एनिमिलिया, एनिमिलिया में उसने किसको लिया था, दोज ऑर्गेनिजम्स विच वर हैविंग रेड ब्लड सेल्स एंड दोज विच वर नॉट हैविंग रेड ब्लड सेल्स। तो इस तरह से सिस्टम को क्लासीफाई कर दिया। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें क्या ड्रॉबैक लगा कि ना ही तो इसमें हम बैक्टीरिया को जगह दे पा रहे हैं, ना ही हम इसमें अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दे पा रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर लेफ्ट अननेम्ड, उनके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं था। तो उस टाइम पे फिर इस सिस्टम को इनएडिक्वेट करार दिया गया कि अभी ये सबको कवर अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए एरिस्टोटल का सिस्टम चला। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो आपका सिस्टम था वो दिया कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने ये सिस्टम दिया था। कार्ल लिनियस जो है उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत काम किया है टैक्सोनॉमी के ऊपर और आगे आप पढ़ेंगे भी आने वाली क्लासेस में। लेकिन इनका सिस्टम इतना एडिक्वेट नहीं था। इनका सिस्टम इतना एडिक्वेट क्यों नहीं था, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब इन्होंने भी 2 किंगडम्स में डिवाइड किया सब चीज़ों को। अब वो 2 किंगडम्स कौन कौन से थे, इनके भी 2 किंगडम्स प्लांट एंड एनिमिलिया थे। इन्होंने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ भी बात नहीं किया, सिर्फ प्लांट और एनिमिलिया में डिवाइड करा। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आया फिर धीरे धीरे। वैसे अगर हम 11th क्लास की बात करें तो आपके 11th क्लास में सिर्फ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड एरिस्टोटल वाला, इस एरिस्टोटल का थोड़ा सा डिस्कशन दिया है कि उन्होंने किस तरह डिवाइड किया। बाकी लिनियस का दिया है, हम बोर्ड लेटर्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर भी। आपका फिर उसके बाद वो सीधा RH विटेकर के सिस्टम पे आ गए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन मेरा काम क्या है यहाँ पे, आपको मेरा काम आपको नीट की फाउंडेशन के लिए भी पढ़ाना है। तो मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगी जो आप कल को ये कहें कि मैम ने ये चीज़ हमें बताई नहीं थी। इसलिए मैंने यहाँ पे आपका अर्नेस्ट हैकल
जिन्होंने 3 किंगडम सिस्टम दिया था, और हर्बर्ट कॉपलैंड जिन्होंने 4 किंगडम दिया था। इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया, हालांकि ये आपकी क्लास 11th की बुक में नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा है, लेकिन नीट में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप अगर नीट के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें कम से कम अगर 90 क्वेश्चंस में से 72 to 75 क्वेश्चंस टोटली कवर अप होते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के दैट टू आपके बोल्ड लेटर्स, मेरे बोर्ड पे आपको सारे बोल्ड लेटर्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इसको वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियो डालें हम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी टाइमली, और आपका कुछ छूटेगा भी नहीं जिस तरह से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सिस्टम जो आया क्लासिफिकेशन का, वो आया अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल जो थे ये जर्मनी के थे। इन्होंने एक सिस्टम दिया 1860 में। 1860 में इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे जितनी बायोडाइवर्सिटी थी उसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। एक नई चीज़ आई थी, 3 चीज़ों में कैसे डिवाइड कर दिया, उन्होंने लिया था फंजाई को ले लिया, उन्होंने बैक्टीरिया को ले लिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक साथ आ गए इसके अंदर पे। तो इन्होंने 3 चीज़ों में कर दिया। इसमें आया प्लांटी किंगडम आया, एनिमिलिया आया, और तीसरा आपका क्या आया, प्रोटिस्टा। तो ये 3 चीज़ों में अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है। तो फंजाई के बारे में इतनी उन्होंने बात नहीं की थी, और ये 3 सिस्टम ही थे। प्रोटिस्टा में उन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लाइक बैक्टीरिया एंड ऑल को डिफाइन किया, लेकिन ये भी इनएडुकेट सिस्टम ही रहा, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप पे अभी तक कोई उनको सेग्रीगेट नहीं कर पाया था। तो ये सिस्टम शॉर्ट लिव्ड थे, तो धीरे धीरे आते थे और चले जाते थे, ठीक है। और पूर्ण रूप से सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अभी भी एक साथ सेग्रीगेट नहीं हो रहे थे। तो ये सिस्टम भी फॉर सम टाइम रहा, और उसके बाद ये इनएडुकेट हो गया, जैसे आपके ऊपर के हो गए। फिर उसके बाद आए हर्बर्ट कॉपलैंड। हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1956 में दिया था अपना 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इन्होंने एक चीज़ अलग कर दी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इन्होंने भी प्लांटी में किया, इन्होंने भी एनिमिलिया में किया, प्रोटिस्टा बिल्कुल सेम था जैसे अर्नस्ट हैकेल जी ने बात किया था। उसके बाद इन्होंने एक नया किंगडम दे दिया, किंगडम मोनेरा। तो ये 4 क्लासिफिकेशन आ गया, इसमें आ गए आपके 4 पॉइंट्स। इसमें एक पॉइंट बढ़ा था मोनेरा। मोनेरा में इन्होंने कहा था ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्युलर कम्स अंडर मोनेरा। तो ये 4 चीज़ें हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक कहीं हद तक हर्बर्ट कॉपलैंड का सिस्टम एक्सेप्टेड भी था, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे वो क्लासिफाई हो चुके थे। लेकिन अब भी प्रॉब्लम ये थी कि हम जो क्लासिफाई कर रहे थे तो हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को तो ले ही नहीं रहे थे। दूसरी बात, हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की, हम उनके बॉडी टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम था तो, लेकिन इतना एडुकेट नहीं था कि सारे के सारे एक साथ क्लासिफाई हो सके, क्लबिंग नहीं हो पा रही थी। तो ये सिस्टम रहा, काफ़ी टाइम तक रहा। उसके बाद फिर जो सबसे रिफाइंड, सबसे इस टाइम पे मोस्ट एक्सपेक्टेड सिस्टम है, जिसको हम सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं इस टाइम पे, वो R.H. विटेकर का था। ये क्वेश्चन हमेशा आता है 11th में, आपकी हायर क्लासेस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है R.H. विटेकर का, जिन्होंने आपको दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर इन 1969। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R.H. विटेकर ने सोचा कहीं ना कहीं सब में कमी आती जा रही है, कोई प्लांट में कर रहा है, कोई एनिमिलिया में कर रहा है, कहीं पे फंजाई की बात नहीं हो रही है, कहीं पे हम बात कर रहे हैं मोनेरा की, कहीं प्रोटिस्टा की। लेकिन अभी भी हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग फाइलोजेनी, हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल वॉल मटेरियल, इन सब से बिल्कुल ही अनजान है। तो कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत थी जिसमें इन सारे सिस्टम्स के बारे में बात की जाए, जिससे कि बहुत ही रिफाइंड हो जाए सिस्टम। अब उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम दिया गया था तो विटेकर द्वारा दिया गया था। विटेकर ने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी, और वो चीज़ें थी आपकी सेल टाइप। सेल टाइप मीन्स किस तरह का सेल होगा। ये बिल्कुल छोटे लेवल से गए और हायर लेवल तक गए, और बहुत ही एक्सेप्टेड, बहुत यूजफुल सिस्टम रहा इनका। वो सेल टाइप से लेके गए हैं, बिल्कुल माइनर लेवल से। सेल टाइप उन्होंने बात की थी कि जो सेल है भाई वो प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक होगा, कैसा होगा। अर्लियर क्या हो रहा था, प्रोकैरियोटिक के बारे में सिर्फ और सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनमें बात की जा रही थी, लेकिन यूकैरियोटिक के बारे में बात नहीं हो रही थी। तो हमें क्या करना था, सेल टाइप के बारे में बताया इन्होंने। दूसरा जो पॉइंट लेके आए वो लेके आए सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में भी बाकी सिस्टम म्यूट थे, नहीं बताया सेल वॉल किस में है किस में नहीं है, सेल वॉल मटेरियल क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, कुछ भी बात नहीं हुई थी। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया सेल वॉल। तीसरा कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
अब आपको पता है कि सेल टाइप में दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और जो यूकैरियोटिक हैं वो सेल्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, तो उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की गई है। दूसरा, जो आपका यूकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो बहुत रिफाइंड सिस्टम होता वो आ रहा है। तीसरा जो आपका चीज़ है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी उनकी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। बॉडी में सिंपल एक फिलामेंट है, या उनकी बॉडी में टिश्यूज़ हैं, या ऑर्गन हैं, या जो पूरा ऑर्गन सिस्टम तक क्लासीफाई हो चुके हैं, टिश्यू सिस्टम तक बन चुका है। इसके बारे में भी विटेकर ने बात की थी अपने सिस्टम में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिस पे अब तक सारे सिस्टम साइलेंट थे। इसके बारे में बात की है WRH विटेकर ने। उन्होंने बात की है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि अगर कोई मोनेरा है, कोई प्रोटिस्टा है, तो उसमें किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। उसमें होलोजोइक होगा, उसमें सेप्रोफिटिक होगा, या उसमें आपका ऑटोट्रॉफिक होगा। तो जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये भी RH विटेकर ने की। अब मैं आपको इसका शॉर्ट समझाती हूँ। सेल टाइप, जब आप सेल टाइप की बात करते हो तो मोनेरा में क्या है, आपके यूनिसेल्युलर हैं। प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया होता है वो मोनेरा में आता है। देखिए इसमें, इसको ध्यान से सुनिएगा, मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, ठीक। अभी आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो प्रोटिस्टा है वो भी यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर के साथ प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, यूकैरियोट है प्रोटिस्टा में। तो क्वेश्चन क्या आपको कंफ्यूज कहाँ पे करता है, मोनेरा में ओनली आपके बैक्टीरिया आएंगे, यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट ये आएंगे प्रोटिस्टा के अंदर में। ये क्वेश्चन नीट का है, आप हर पेपर में इसको पालेंगे कि प्रोटिस्ट, ये इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज करवाता है वो, ठीक है। आपका फंजाई है, फंजाई तो बहुत सिंपल है भाई, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, उनके पास में अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, उनके पास सेप्रोफिटिक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो ये सिंपल है फंजाई क्या होते हैं। प्लांट आपको पता है, प्लांट जो है वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, प्लांट में सेल वॉल होती है वेल डिफाइंड, तो ये हमारा प्लांट किंगडम आ जाता है। फिर आपका एनिमिलिया है, एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल सेल से लेके टिश्यूज से लेके ऑर्गन सिस्टम तक डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये 5 आपके इस तरह के। अब सेल टाइप में आ गए, फंजाई में फंजाई यूकैरियोट है, प्लांट यूकैरियोट है, एनिमिलिया यूकैरियोट है। यहाँ से लेके प्रोटिस्टा से लेके एनिमिलिया तक सब के सब यूकैरियोट हैं, ठीक है। सेल वॉल, मोनेरा में जो आए हैं हम सेल वॉल में, इनमें ट्रू टाइप की सेल वॉल जो होती है तो वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं कई तरह के, उनकी बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन ये होती है। फिर हम आए प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, तो उनकी सेल वॉल भी इसी की बनी होती है। फंजाई की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंजाई की जो सेल वॉल है ये पूछ लेता है किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई होती है आपकी सेल वॉल फंजाई की, इसको काइटिन बोला जाता है। पूछा जाता है कि काइटिन की जो है वो कंपोजिशन क्या है, तो ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। काइटिन की कंपोजिशन क्या है, एन एसाइल ग्लूकोजामाइन, याद रखिएगा, एन एसाइल ग्लूकोजामाइन ये होता है काइटिन, ठीक है। तो ये पूछा जाता है इसका कंपोजिशन क्या है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो आपको पता ही है, जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और उसमें भी अलग अलग लेयर हैं, हेमी सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम सेल वाले टॉपिक पे आएंगे, तो उसमें सेल वॉल का पूरा एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए सेल्यूलोज से बनी हुई है। एनिमल सेल में तो एब्सेंट ही होती है सेल वॉल, ये आप सब लोगों को पता है। तो हम यहाँ से सेल टाइप से लेके ऐसे आ गए हैं, सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में तो ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं, तो जब उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है सिंपली। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर एब्सेंट है, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट है, फंजाई के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, एनिमिलिया के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे सब पे प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आ गए हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से टिश्यूज सेल्स एक साथ ऑर्गेनाइज्ड हैं, इसके बारे में बात चल रही है।
मोनेरा सिंपल बैक्टीरिया है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, लेकिन बॉडी जो है ना ही तो वो टिश्यूज में ऑर्गेनाइज है और ना ही उसमें ऑर्गन सिस्टम है, सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये बहुत सिंपल है इसका मोनेरा का। प्रोटिस्टा में भी उसी तरह से आपके यूकैरियोट्स हैं और इनमें भी सिंपल ही स्ट्रक्चर होता है, बॉडी इनमें भी ऑर्गेनाइज नहीं होती है ऑर्गन्स एंड टिश्यू लेवल के लिए, ठीक, तो ये भी सिंपल है। फंजाई जो है, फंजाई में एक फंजाई है आपकी यीस्ट। यीस्ट जो है वो आपका सिंपल है, प्रोकैरियोट है, बाकी मैक्सिमम जो फंजाई हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उनकी बॉडी का। देन प्लांट तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्लांट में तो पूर्ण रूप से आपका ऑर्गन सिस्टम तक डेवलप हो जाता है, टिश्यू सिस्टम तक हम बात करते हैं, तो प्लांट जो है वो हायर लेवल है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का हायर लेवल प्लांट में देखा गया है। एनिमल में तो सबसे हाई है, एनिमल में तो आपका सेल्स है, सेल्स के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद जो सिस्टम है पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम में डेवलप है, ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, जो मोनेरा है उसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कई क्या होते हैं, फोटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि वो सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड खुद से बना सकते हैं, तो वो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। जो फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो कई बार जैसे मीथेन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो कीमोट्रॉपिक बन जाते हैं। तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेंगे, कीमोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक आपके मोनेरा के अंदर, ठीक है। फिर आ गए हम प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा में भी आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा, वो अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है। और फिर हम आते हैं फंजाई पे। अब एक चीज़ होती है यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी है, मतलब कि अपना फूड खुद से भी बना लेता है ऑर्गेनिज्म, और वो दूसरों का बनाया हुआ फूड को इस्तेमाल भी कर लेता है। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है और ये आता भी है नीट में कि यूग्लिना किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। तो यूग्लिना के अंदर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इट मीन्स उसमें कौन सा हो गया, उसमें हो गया मिक्सोट्रॉपिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिए, यूग्लिना दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, दैट इज नोन एज मिक्सोट्रॉपिक, ठीक, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। फिर हम आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं फंजाई। फंजाई की बात की जाती है तो फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो उनकी एबिलिटी टू ट्रैप सनलाइट एंड टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स नहीं है। इट मीन्स वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे। अगर वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे तो उसमें भी वो दो तरह का दिखाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक भी, एक तो दिखाएंगे सैप्रोफिटिक और एक दिखाएंगे पैरासिटिक, मतलब किसी के ऊपर रहेंगे तो उससे अपना फूड गेन करेंगे तो पैरासिटिक आ जाएगा, और जितनी भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि कुछ मरे हुए चीज़ें हैं, बायोमास है, उसके ऊपर से भी वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये सैप्रोफिटिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया फंजाई। फंजाई के बाद प्लांट तो ट्रूली ऑटोट्रॉफिक है। प्लांट जो है सनलाइट को ट्रैप करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, ओके। अब नेक्स्ट हम आए हैं किंगडम एनिमिलिया पे। जो एनिमिलिया है, एनिमिलिया में एक तो होता है हेट्रोट्रॉफिक, मतलब वो सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड नहीं बनाते हैं, लेकिन जो फूड प्लांट ने बनाया उसको इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, तो दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक। लेकिन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होता है एनिमल के अंदर, दैट इज़ होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब हमारा एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसके तहत हम फूड को खाते हैं, जैसे कि हमने फूड का इनटेक किया, इनटेक वाला प्रोसेस इंजेशन, फिर फूड हमारे अंदर गया, उसका मतलब डाइजेशन, फिर फूड ने टूटने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करी, दैट इज एसिमिलेशन, और फिर वो बाहर निकल गया। तो ये वाला जो पूरे सिस्टम के थ्रू होके जा रहा है आपका फूड, उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, एंड दैट इज पर्टिकुलरली सीन इन एनिमल, ओके। तो यहाँ पे आपका मैंने ये RH विटेकर तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया है। स्टार्टिंग में हमने एरिस्टोटल का देखा है, एक सिंपल सा हम इसको करते हैं, जिस एरिस्टोटल का देखा है 2 किंगडम सिस्टम दिया था, लिनियस ने बाइनोमियल दिया था, हेक्कल ने 3 दिया था, हर्बर्ट कॉपलैंड ने 4 दिया था, मोनेरा का इंट्रोडक्शन हुआ था इनके में, सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड RH विटेकर का था। इन्होंने फाइलोजेनी को भी ध्यान में रखा था और ये 5 पॉइंट रखे थे जो हमने डिस्कस कर लिए एक एक करके, ठीक है। तो अब हमारा क्या काम है, ये अब यहाँ से बेस बनना चालू होगा, अब हम सारे के सारों को इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो मोनेरा के ऊपर में होगी।
तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मोनेरा के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, प्रोटिस्टा हम पढ़ेंगे एंड फंजाई हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।